Hey there, welcome again to Mr. Kumar's class channel। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये सेकंड पार्ट है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर बाय तिशानी तोशी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, दो पार्ट्स में डिस्कस किए कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और उसके अलावा पार्ट ऑफ हिस्ट्री के अंदर क्या लिखा है इसके बारे में। थर्ड पार्ट जो हम कर रहे हैं वो है ह्यूमन इम्पैक्ट। इस पृथ्वी पर ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट आया है। तो हालांकि ये बात बताने की जरूरत तो नहीं है, जब से इंसान आए हैं इतने टाइम के अंदर इंसानों ने इस धरती की हालत ख़राब कर दी है, रहने लायक नहीं छोड़ा, अपने साथ साथ बाकी जितनी भी स्पीसीज हैं उनका फ्यूचर भी खतरे में डाल दिया है। तो ह्यूमन इम्पैक्ट इज क्वाइट विजिबल। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 ईयर्स। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन इस धरती पर कब से है? हैव बीन अराउंड इस धरती पर है। पैल्ट्री मतलब होता है तुच्छ, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन और पीरियड, बहुत ही थोड़े टाइम से है। वो टाइम कितना है? ओनली 12,000 ईयर्स, 12,000 सालों से इंसान इस धरती पर आया हुआ है और ये बहुत तुच्छ है। तुच्छ कैसे है अभी देखें। बेयरली मतलब मुश्किल से ही, अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। अगर हम एक जियोलॉजिकल क्लॉक बनाए, ये लो बना लो, ये जियोलॉजिकल क्लॉक है। नॉर्मल क्लॉक में 12 आवर्स होते हैं, लेकिन इस क्लॉक को हम मान लेते हैं 650 मिलियन आवर्स है इसके अंदर, क्योंकि जब से गोंडवाना की स्टार्टिंग हुई। ओके, तो 650 मिलियन को अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो 12,000 साल, ये तो गिनती के कोई मुझे लगता है 1 या 2 या 2.5 सेकंड है, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। बहुत तुच्छ टाइम है। जब से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर इसको कंपेयर करें तो ये तो बहुत ही पैल्ट्री, बहुत छोटा टाइम है। लेकिन इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इतने से शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर वी हैव मैनेज्ड, हम इंसानों ने मैनेज कर लिया समहाउ टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। हमने एक रकस क्रिएट कर दिया। रकस का मतलब सिचुएशन ऑफ होश पोश, लाइक बहुत ज़्यादा शोरगुल, शोर शराबा, कंफ्यूज स्टेट। तो कहने का मतलब हमने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया है, हो हल्ला मचा रखा है। ग्लोबल वार्मिंग, ये वो, कितने स्पीसीज का फ्यूचर खतरे में है, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं इंसानों की वजह से। एचिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग। व्हाट? प्रिंटिंग, छाप छोड़ना, निशान छोड़ना। एचिंग आर डोमिनेंस, और हम इंसानों ने छाप छोड़ी है, प्रिंट किया है। क्या? डोमिनेंस। डोमिनेंट होता है दबंग। डोमिनेंस मीन्स रूलिंग पावर। हमने हमारा डोमिनेंस शो किया हुआ है ओवर नेचर। किसके ऊपर? नेचर के ऊपर, विद एन कैपिटल, पर्सोनिफाई। ओवर नेचर, नेचर के ऊपर। क्यों? नेचर वैसे तो हम देखा जाए तो नेचर के अंडर आते हैं। इंसान हो गए, दूसरे जानवर हो गए, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जंगल, ये सब नेचर के अंडर आते हैं। नेचर ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, लेकिन इंसान पहाड़ों के अंदर से रास्ते निकाल रहा है, आसमान के अंदर तरीके निकाल रहा है रहने के, जमीन के अंदर खड्डे खोद रहा है, पाताल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नेचर के ऊपर इंसान अपना डोमिनेंस शो कर रहा है विद आवर विलेज। और कैसे कर रहा है? अपने विलेजेस के थ्रू, टाउन्स के थ्रू, सिटीज के थ्रू, मेगा सिटीज के थ्रू। कैसे? जंगल के जंगल काट कर, पहाड़ हटाकर गांव बना दी, सिटीज बना दी, मेगा सिटीज बना दी। तो कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि नेचर पर अपना डोमिनेंस शो कर रहा है इंसान, और सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सब कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, द रैपिड इंक्रीज, और सभी प्रॉब्लम्स के पीछे का एक ही कारण है, वो है ह्यूमन पॉपुलेशन। इंसान बढ़ते जा रहे हैं। एक इंसान बढ़ता है तो उसको बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उन ज़रूरतों को पूरा करने में एनर्जी यूज़ होती है। एनर्जी बनती है कोयला जलाकर, डीजल जलाकर, है ना। तो कहने का मतलब पोल्यूशन होता है। एक आदमी बाइक चलाता है, गाड़ी चलाता है, पोल्यूशन होता है। कपड़े पहनता है तो कपड़े बनते हैं तो उसके अंदर भी एनर्जी लगती है, पोल्यूशन होता है। तो इंसानों की पॉपुलेशन ही रीज़न है हर चीज़ के पीछे। तो ये रैपिड इंक्रीज जो है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हैज लेफ्ट अस बैटलिंग, इसने हमें बैटलिंग करने पर मजबूर कर दिया, लड़ाई कर रहे हैं विद अदर स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज के साथ, दूसरे जानवरों के साथ, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। किसके लिए लड़ रहे हैं हम? लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। चाहे वो जमीन की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, जो अदर रिसोर्सेज हैं, पानी की बात करें, तो ये सब रिसोर्सेज लिमिटेड है। हमें दूसरे स्पीसीज से लड़ना पड़ेगा क्योंकि इतनी अमाउंट के अंदर है ही नहीं। ओके, एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अनमिटिगेटेड होता है नेवर लेसिंग, कभी कम ना होने वाला। यानी जब इंसान बढ़ रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल कौन सा होता है? पेट्रोल, डीजल, इनका यूज भी बढ़ता जा रहा है। तो इनका नेवर लेसिंग यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट, इसने एक ब्लैंकेट बना दिया है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस का ब्लैंकेट बना दिया है अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड के चारों ओर, पूरी पृथ्वी के चारों ओर एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक पूरा ब्लैंकेट कवर हो गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। हमारी पृथ्वी का एक एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, जिसको रूम टेम्परेचर से भी हम समझ सकते हैं। वो जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो CO2 की वजह से, चाहे हम बात करें कि स्लोली
इतना असर तो हमें नहीं दिखता। हम देखते हैं कि हमें तो कोई खास फर्क नहीं दिख रहा, हमें तो ग्लोबल वार्मिंग कुछ दिख नहीं रही, लेकिन स्लोली बट श्योरली, लेकिन दिख नहीं रही इसका मतलब नहीं है कि हो नहीं रहा। श्योरली इट इज इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ आवर प्लैनेट, जो कि काफ़ी अब खतरनाक लेवल पे बढ़ता जा रहा है। तो आगे देखते हैं क्या है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम सीरियस है, लेकिन इंसानों को ये बात समझनी पड़ेगी, और अगर नहीं समझा तो हमारा फ्यूचर काफ़ी रिस्की होने वाला है। सो क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स। हम देखते हैं कि स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर डिबेट्स होती है, किसके ऊपर? इन्वायरमेंटल डिबेट्स। अगर वो डिबेट्स इन्वायरमेंट के ऊपर है, इन्वायरमेंट टॉपिक लिया हुआ है जिसके ऊपर आपको डिबेट करनी है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा हॉटली एक हॉट टॉपिक जो है, जो कॉन्टेस्ट के तौर पर कंटेस्टेड, यानी जो लोग इसके अंदर पार्ट करते हैं और पार्ट लेते हैं और कॉन्टेस्ट करते हैं, वो टॉपिक जो है वो क्या है? क्लाइमेट चेंज है। जितनी भी एनवायरमेंटल डिबेट्स होती है उसके अंदर क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक बड़ा ही गर्म चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसेज आ रहे हैं, है ना, आर्टिकल लिखने हैं तो इसके ऊपर, डिबेट करनी है तो इसके ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो कहने का मतलब दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, ओवर टाइम हमारे टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। और इसके अंदर अगर डिबेट होती है तो क्वेश्चंस किस किस तरह के बनते हैं? विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो क्या ऐसा होगा कि जो वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट है, अंटार्कटिका की जो बर्फ है, मेल्ट एंटायरली, क्या ये पूरी तरह से पिघल जाएगी? ओके, विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्ब? और क्या, क्योंकि अब जब जमीन भी शिफ्ट हो रही है तो जो गल्फ स्ट्रीम है ना, जो गल्फ स्ट्रीम ओशियन का जो करंट है, पानी का जो फ्लो है, क्या वो डिस्टर्ब हो जाएगा? क्योंकि वहाँ से सिंपल सी बात है, जब साउथ अमेरिका या ऐसे लैंड्स जब शिफ्ट होंगी तो पीछे एक पैसेज छोड़ेंगी, तो अभी जो करंट है पानी का, क्या वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, अलग हो जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? वो वर्ल्ड जैसा हम जानते हैं, ये पृथ्वी कहाँ पर कौन से देश हैं, कौन से लोग हैं, कौन कौन सी स्पीसीज हैं, जब पानी पूरी तरह पिघल जाएगा, कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे, तो क्या ये वर्ल्ड जो है जिसको हम जानते हैं, क्या इसका एंड हो जाएगा? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? मे बी। तो ये जितने भी क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल डिबेट्स के टॉपिक में है, ये बात इसी की तरफ इशारा करते हैं। क्या इंसानों का अंत निश्चित है? क्या होने वाला है? मे बी, हो सकता है हो जाए, मे बी नॉट, और हो सकता है ना भी हो। ईदर वे, दोनों ही तरीकों में, चाहे इंसानों का अंत हो या ना हो, इंपॉर्टेंट क्या है? अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट। अंटार्कटिका जो प्लेस है, जो कॉन्टिनेंट है, क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन दिस डिबेट। अगर जो एनवायरमेंटल डिबेट होती है तो इंसानों का अंत हो या ना हो, ये बात की बात है। इस डिबेट के अंदर अंटार्कटिका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, एक जगह है। ओके, नॉट जस्ट बिकॉज, अब बात है कि जगह क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? नॉट जस्ट इसलिए नहीं, बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि अंटार्कटिका पूरी दुनिया में अकेली ऐसी जगह है विच हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जहां पर आज तक कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन सस्टेन नहीं हुई, वहां पर नहीं रही। इंसानों ने कभी भी वहां पर जाकर अपनी लाइफ को नहीं जिया, तो इंसान गए नहीं तो वहां पर कुछ भी कचरा भी नहीं किया। एंड देयरफॉर, इसीलिए रिमेन्स रिलेटिवली, दूसरी जगहों के कंपैरिजन में ये जगह प्रिस्टीन बन जाती है इन दिस रिस्पेक्ट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिस्टीन का मतलब होता है क्लीन, साफ सुथरी, फ्रेश, एकदम बढ़िया। तो क्योंकि इंसान कभी गए नहीं तो उन्होंने गंदगी वहां पे की नहीं, तो ये जगह एकदम साफ सुथरी है। साफ सुथरी होने का मतलब फायदा है, क्योंकि हमें पता है आइस शीट्स जो है उसके अंदर पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स पड़े होंगे, अगर इंसान जाते तो उसको डिस्टर्ब कर देते, लेकिन अब वहां पर जैसे कि वैसे हूबहू पड़े हुए हैं, जो साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट जगह है। बट मोर इंपॉर्टेंटली अब यहाँ पर रीजन बता रहे हैं कि अंटार्कटिका टॉपिक क्रूशियल एलिमेंट क्यों है। पहला रीजन, ह्यूमंस वहां कभी नहीं रहे, इसलिए ये जगह काफी क्लियर एंड फ्रेश है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, ये जगह अपने आइस कोर्स के अंदर, आइस के जो डीपर पार्ट्स हैं उसके अंदर 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, लगभग 500,000 मतलब कितना हुआ? 5 लाख, 5 लाख साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स होल्ड हैं, उसके अंदर रखे हुए हैं। ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, आइस की लेयर्स के अंदर वो ट्रैप हुए हैं, छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब पुराने जमाने में कोई होंगे, जानवर होंगे, कुछ फॉसिल्स वहां पर अभी भी वहां बर्फ के अंदर सेफली पड़े हुए होंगे, क्योंकि बर्फ के अंदर सेफ रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होते। तो उस बॉडी से, कोई फॉसिल से, कार्बन डेटिंग से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन, और ये लाइन हमने शुरू में की थी, अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं, स्टडी का मतलब अध्ययन ही होता है, ओके, रिसर्च करना चाहते हैं, द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका ही वो जगह है जहाँ हमें जाना होगा। तो ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अर्थ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना है। अगर हम कार्बन डेटिंग करते हैं, वहाँ से पता चल जाता है कि पास्ट के अंदर
डायनासोर्स के टाइम में एनवायरनमेंट के अंदर इतने % पर ये गैसेस अवेलेबल थी, प्रेजेंट में उनका लेवल इतना कम हो गया है। तो फ्यूचर हम एस्टिमेट कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इस रेट से ये हो रहा है तो फ्यूचर में कितने ज़्यादा और खतरनाक जो है एक कह सकते हैं आउटकम हमारे सामने आ सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल सकती है। तो ये बात जो है अगर आपको एग्जामिन करना है, स्टडी करना है, तो अंटार्कटिका ही वो जगह है जहाँ पर आप ये काम कर सकते हो। इसीलिए ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है तो फिर क्या करना चाहिए, क्या इसके ऊपर कुछ हो रहा है, क्या स्टडी करने के लिए कौन जा रहा है? अभी हमने पता है कि तिशानी दोषी खुद गई है एकेडमिक शोकेस की शिप के ऊपर, और वो कौन से प्रोग्राम के अंडर गई है, अब इस आगे वाले पार्ट के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये एक बिल्कुल ही नया पार्ट है, इसी के ऊपर से क्वेश्चन पर्टिकुलरली इस पैराग्राफ में से भी क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, तो जरा ध्यान से सुने। स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये प्रोग्राम का नेम है, यानी जिस प्रोग्राम के अंडर तिशानी दोषी बच्चों के ग्रुप के साथ वहां गई है अंटार्कटिका, उस प्रोग्राम का नेम है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, यानी आइस के ऊपर बच्चे। द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद, ये वो प्रोग्राम है जिसके साथ मैं काम कर रही थी, ऑन द शोकेल्स्की, किसके ऊपर? एकेडमिक शोकेल्स्की शिप के ऊपर। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस, और इस जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जो एम है, वो एम क्या है, पर्पस क्या है? एग्जैक्टली दिस, यही एग्जैक्ट पर्पस है क्या? बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, कि हाई स्कूल के बच्चों को वर्ल्ड के एंड तक लेके जाना। वर्ल्ड का एंड हमें पता है क्या है? अंटार्कटिका। कौन से बच्चों को ले जा रहे हैं? हाई स्कूल मतलब 11th एंड 12th के बच्चे, इस एज के बच्चों को अंटार्कटिका ले जाना, एंड प्रोवाइडिंग देम, और उन बच्चों को प्रोवाइड करना। ये ऐसा कोई टूर नहीं है जो घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां पे मस्ती करके डीजे पार्टी करके वापस आ जाएंगे, नहीं। हाई स्कूल के बच्चों को इस प्रोग्राम पर लेके जाना, क्या पर्पस है? प्रोवाइडिंग देम, इन बच्चों को प्रोवाइड करना, क्या? विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इन बच्चों को इंस्पायर करने वाली एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देना है। ये पर्पस है इस प्रोग्राम का, कि बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिलना चाहिए, विच विल हेल्प देम, और ये मौका, वहां से मिला हुआ नॉलेज इन बच्चों की मदद करेगा। फोस्टर, फोस्टर का मतलब डेवलप, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब डेवलप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, ये बच्चे अपने अंदर एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, एंड रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट पैदा करेंगे फॉर आवर प्लेनेट, किसके लिए? हमारे प्लेनेट के लिए। अभी हम देखेंगे क्या सभी लोग इस प्लेनेट की इज्जत करते हैं? क्या गंदा नहीं करते सड़कों को? क्या पोल्यूशन को और ज़्यादा बढ़ाते नहीं है? या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते? लेकिन हाई स्कूल के बच्चों को वहाँ पर अगर लेके जाते हैं, जब अपनी आंखों से वहाँ पर वो देखेंगे कि ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट कितना खराब है साउथ कॉन्टिनेंट पर, कितना ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है फ्यूचर को स्पॉइल करने का काम कर रही है, तो बच्चे क्या करेंगे? उस नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझेंगे भी गलत हो रहा है, रिस्पेक्ट, और इस पृथ्वी के लिए उनके मन में एक रिस्पेक्ट, न्यू रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप हो जाएगी। ये पर्पस है। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर नाउ, और ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये 6 साल से चल रहा है कंटिन्यूसली, हेडेड बाय, और हेड कौन कर रहा है? कौन इस प्रोग्राम को रन कर रहा है? उसके हेड जो है वो कैनेडियन जियोफ ग्रीन। कौन? कैनेडियन जियोफ ग्रीन इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज, जो टायर्ड, थक गए, बोर हो गए। पहले जियोफ ग्रीन कुछ और काम करते थे, क्या काम करते थे? कार्ट करते थे, कार्टिंग का मतलब लेके जाना, इधर से उधर घुमाना फिराना। सेलिब्रिटीज, अपने शिप्स का यूज करते थे सेलिब्रिटीज को घुमाने में, वो लेके जाते थे अंटार्कटिका, और किसी और भी जगह हो सकता है। एंड रिटायर्ड रिच, और वो रिच बिजनेसमैन जो रिटायर हो गए, अब बस मस्ती करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उनको ले जाते थे। क्यूरोसिटी सीकर्स, ऐसे लोग जो आउट ऑफ क्यूरोसिटी नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पैसा खर्च हो जाए चाहे कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को कार्ट कर करके बोर हो गए जियोफ ग्रीन, ऐसे लोगों को घुमा फिरा के सिर्फ वही काम करते थे, और लास्ट में जब वो थक गए, राइट, हु कुड ओनली गिव बैक इन लिमिटेड वे, ये वो लोग हैं, ये सेलिब्रिटीज, ये रिच पीपल, ये क्यूरियोसिटी सीकर, दीज आर द पीपल हु कैन गिव बैक, ये बदले में हमें क्या दे सकते हैं? जियोफ ग्रीन को क्या दे सकते थे? ओनली मनी। अगर बदले में मनी मिलती है तो मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये उनको समझ में आ गया कि पैसा अगर रिटर्न में मिल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो वो सिर्फ लिमिटेड वे में ही रिटर्न बैक कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं विद स्टूडेंट्स ऑन आइस। लेकिन ये प्रोग्राम जब से स्टार्ट किया, स्टूडेंट ऑन आइस, इसको स्टार्ट करने के पीछे पर्पज ही क्या है? स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, इस प्रोग्राम के अंडर जियोफ ग्रीन फ्यूचर जनरेशन को एक मौका देते हैं, और पॉलिसी मेकर्स, ये बच्चे वो हैं जो पॉलिसी मेकर हैं, फ्यूचर के अंदर यही बच्चे बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे, लीडर्स बनेंगे, राइट, और बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, और जब ये बनेंगे तो पॉलिसीज बनाएंगे, न्यू पॉलिसीज बनाएंगे कि अर्थ के फेवर में क्या है, इस प्लेनेट के फेवर में क्या है, इसको कैसे बचाया जाए, क्या डिसीजंस लिए जाएं कि पृथ्वी का फ्यूचर सेफ हो जाए। तो ये फ्यूचर जनरेशन जो है ये पॉलिसी मेकर्स हैं, इन बच्चों को ऑफर कर रहे हैं ये इस प्रोग्राम के थ्रू, क्या ऑफर कर रहे हैं? अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस,
लाइफ को बदल देने वाला एक ऐसा एक्सपीरियंस एट एन एज, वो भी ऐसी उम्र में व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जब ये बच्चे रेडी हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। एक आदमी जब पक जाता है ना, उम्र पक्की हो जाती है, 40-50 साल के आदमी को कोई बात समझाना चाहोगे नहीं समझ में आएगी, लेकिन इस उम्र हाई स्कूल के बच्चे, टीनेजर, ये वो एज है जब वो एब्जॉर्ब करते हैं, सीखते हैं। इस उम्र में ऐसे बच्चों को ही ले जाना जरूरी है। एब्जॉर्ब करेंगे वहां पर, लर्न सीखेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा जरूरी एक्ट करना। नॉलेज तो बहुत से बच्चे लेते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते, और जब तक हम एक्ट नहीं करते उस नॉलेज का कोई बेनिफिट नहीं होता। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो बच्चे एक्ट करेंगे। तो यही एक रीजन था जियो ऑफ ग्रेन का स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम को चलाने का, कि बच्चे ऑब्जर्व करें, लर्न करें एंड उसके ऊपर कुछ एक्शंस लें। फ्यूचर में ऐसी पॉलिसीज बनाए जो फ्यूचर में अर्थ का जो फ्यूचर है वो अच्छा बना दे। सो द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, ये रीजन कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल कैसे है। ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, अभी भी ये वास्तव में चलता है प्रेजेंट में। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 2025 के फॉर्म्स ओपन है, आप अप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल कैसे है, इज बिकॉज उसके पीछे ये लॉजिक है, इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल। अगर आप साउथ पोल पे कहीं भी जाते हैं, आसपास कहीं भी जाते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और आप उससे अफेक्टेड ना हो, उससे इंस्पायर्ड ना हो, दैट इज इम्पॉसिबल। तो जितने भी बच्चे वहाँ जाते हैं इतने इंस्पायर्ड होकर आते हैं, वो बच्चों से डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट ईयर और बच्चे जाते हैं, तो इसी वजह से ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल है। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट, नाउ दिस इज वेरी ईजी, ये बहुत ही आसान है टू ब्लेज अबाउट। ब्लेज अबाउट मीन्स टू वरी, चिंता करना, ये बड़ा आसान है चिंता करना। किसके बारे में चिंता करना, पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग, कि पोलर आइस कैप यानी साउथ पोल पर जो आइस है, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्टिंग, पिघल रहे हैं, और टेंशन करना आसान है। व्हाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हमारे रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मान लीजिए मैं अपने घर में बैठा हूँ, सामने मेरे एलईडी लगी हुई है, बढ़िया सी एसी चल रहा है, मैं अपने सोफे पे बैठा हूँ, तो जियोलॉजिकली मेरी एक लोकेशन है, उस लोकेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर, अपने कंफर्ट जोन में, मेरा कंफर्ट जोन है मेरा सोफा, मेरा घर, और वहां पर टीवी के अंदर देख रहा हूँ कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और वहां बैठकर मैं वरी चिंता कर रहा हूँ कि ओहो बहुत ही खराब हो रहा है, ये तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। इस तरह से चिंता करना तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, ऐसी चिंता से क्या ही फर्क पड़ता है। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, लेकिन जब विजिबली अब आंखों के सामने जब ग्लेशियर्स को रिट्रीट टू स्टेप बैक, पीछे हटते हुए, यानी कि ग्लेशियर्स पिघलते हुए पीछे हट रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, तो जब आप उनको पिघलते हुए देखते हो, टूटते हुए देखते हो, एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, आइस के बड़े बड़े टुकड़ों को कोलैप्स नीचे गिरते हुए देखते हो, यू बिगिन देन ओनली यू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है, थ्रेट का मतलब क्या होता है, खतरा, ओके, ये मतलब जो एक डेंजर है, इसको समझ सकते हैं, डेंजर, दिस डेंजर इज वेरी रियल। अभी हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो कौन सा ग्लोबल वार्मिंग, सब ठीक तो है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ता है, क्या फर्क पड़ता है, एसी चला लेंगे, बढ़ा लेंगे, बढ़िया हैवी ड्यूटी वाला है एसी ले आएंगे, ऐसी बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को सीरियस नहीं लेते लोग, बात करके देखें तो। लेकिन यहाँ पर जब बच्चे खुद जाएंगे, अपनी आंखों से विजिबली देखेंगे कि कैसे इतने बड़े बड़े पहाड़ बर्फ के गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, मेल्ट हो रहा है साउथ कॉन्टिनेंट, तब वो रियलाइज करना शुरू करेंगे कि वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज है और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसको अभी कंट्रोल नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर है। तो ग्लोबल वार्मिंग को समझना जरूरी है, लेकिन इसको सीरियस कोई नहीं लेता। तो ये वो पूरा ग्रुप है जो वहाँ पर जाया गया है। नेक्स्ट पार्ट में इस पार्ट को हम देखने वाले हैं, ये है क्रैब ईटर सील्स। ये वाला जो इमेज है वो लास्ट पार्ट हमारा आएगा, वॉकिंग ऑन ओशियन, उसके ऊपर ये इमेज दी हुई है, तो इसको बाद में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम, हर इसको फीमेल मान रहे हैं। अंटार्कटिका अपने सिंपल इकोसिस्टम की वजह से, वहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सर्दी ही रहती है, सब कुछ फ्रोजन आउट रहता है, तो वहाँ का इकोसिस्टम जो है बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब जहाँ इकोसिस्टम सिंपल होता है वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी नहीं देखने को मिलती, यानी बहुत सारे जीव जंतु नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ गिनती के कोई पोलर बेयर, कोई पेंगुइन्स, कोई सीगल्स और सील्स, इस तरह की मछलियाँ देखने को मिलती है, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर नहीं है। इज द परफेक्ट प्लेस, इसीलिए ये जगह परफेक्ट है टू स्टडी, ये स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए कि हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस, कि कैसे एनवायरनमेंट के अंदर एक छोटा सा चेंज भी बड़े बड़े रिपरकशंस अरेंज कर सकता है, रिपरकशन ला सकता है। रिपरकशंस ये क्या होता है, रिपरकशंस मींस बैड कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम, कि छोटा सा चेंज एनवायरनमेंट में हुआ तो उसका इतना बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। इस एग्जांपल को हम थोड़ा समझें, और आपने समझा भी था कि एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03%, दिस इज द अमाउंट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कितना चेंज होता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या बहुत ज्यादा नहीं, ये 0.03 के अंदर 0.0012 इस तरह का कोई चेंज
हल्का सा चेंज हुआ है। लेकिन आपको पता है कि CO2 हमारे प्लेनेट के लिए जरूरी भी है, ये हमारे प्लेनेट को गर्म रखती है। अगर ये CO2 कम हो जाए तो यहाँ पर आइस एज आ जाएगी, पूरा प्लेनेट जम जाएगा बर्फ से, और अगर ये बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। इसका एक सही अमाउंट में रहना जरूरी है। तो यानी इसमें हल्का सा चेंज अगर हो गया, CFC गैस बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है, ऐसा नहीं AC चल रही है तो CFC निकल रही है। CFC तो उसमें से जब लीक हो जाती है AC को रिफिल करना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस रिफिल करते हैं, वो गैस बहुत कम निकलती है, लेकिन उतनी सी गैस ही ओजोन लेयर को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रही है। तो अगर हमें समझना है, यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ हमें हमारे आसपास नहीं देखने को मिलता। तो कहने का मतलब ये जगह सबसे परफेक्ट है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी वहाँ नहीं है, इकोसिस्टम सिंपल है। तो अगर हमें स्टडी करना है कि कैसे एक छोटा सा चेंज इतने बड़े दुष्परिणाम, बैड रिजल्ट ला सकता है, तो वो जगह अंटार्कटिका है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फिटोप्लैंक्टन। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ चलेंगे कि कैसे एक छोटा सा चेंज बड़े दुष्परिणाम ला सकता है। कैसे? लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ फिटोप्लैंक्टन ग्रासेस, माइक्रोस्कोपिक। ये कौन सी ग्रासेस है? असल में ये काई की फॉर्म में, एल्गे की फॉर्म में पाने वाली, यानी समुद्र के अंदर पहाड़ों पत्थरों के ऊपर ऐसे काई जम जाती है, ये एक समुद्री ग्रास है। दोज ग्रासेस ऑफ द सी, ये समुद्र की वो घास है दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशियंस फूड चेन। ये वो ग्रास है जो पूरे साउथर्न ओशियन के फूड चेन को नरिश करती है, सस्टेन करती है। सस्टेन बना के रखना, नरिश का मतलब लाइफ देना, पोषण देना। ये ग्रास, अब देखो होता क्या है, हमें जैसे फूड चेन को हमने डिस्कस किया हुआ है पहले साइंस की क्लासेस में, तो एक ग्रास को कोई छोटी वाली मछली खाएगी, उसको बड़ी मछली, उसको बड़ी मछली, उसको बड़ी मछली, इस तरह से पूरी एक फूड चेन चलती है, राइट। तो ये वो ग्रासेस है, माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस, फाइटोप्लैंक्टन, जो कि नरिश करती है पूरी फूड चेन को साउथ ओशियन के अंदर, यानी अंटार्कटिका के आसपास। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ये जो सिंगल सेल प्लांट्स है, यूज द सन्स एनर्जी। ये क्या करते हैं? ये सूरज की एनर्जी को यूज करते हैं टू एसिमिलेट। एसिमिलेट मीन्स होता है एब्जॉर्ब करना, कार्बन को ये एब्जॉर्ब करते हैं, एंड सिंथेसाइज का मतलब प्रोड्यूस करना, बनाना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस। ओके, आगे देखेंगे। तो क्या मतलब है सिंथेसाइज का? मतलब बनाना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें वो एक इक्वेशन देखनी पड़ेगी, अब सबने देखी हुई है कि ऑक्सीजन कैसे बनती है, CO2 + H2O, और लाइट सूरज की प्रेजेंस के अंदर क्या बनता है, O2 + C6H12O6। तो यहाँ पर देखने की बात यही है कि ये वो सिंगल सेल प्लांट्स हैं जो कार्बन को तो एसिमिलेट करते हैं, सूरज की लाइट के अंदर, पानी तो उसके अंदर होता ही है, जरूरी है, ऑक्सीजन बनती है, और ये क्या है? ये है ग्लूकोज। इसी से ही बनता है एनर्जी। हम एनर्जी लेते हैं पेड़ पौधे, उसको ग्लूकोज किसमें? पत्तियों में, टहनी की फॉर्म में बनाते हैं। तो कहने का मतलब वो ग्रास जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू कार्बनिक कंपाउंड बनाती है, सॉरी कार्बनिक नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है, यानी घास बनाती है। इन दैट वंडरस, और ये प्रोसेस जो है क्या है? वंडरस, कमाल की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ, जितनी भी बाकी प्रोसेस होती है उसमें से ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लाइक प्रोसेसेस में से एक। बहुत सी, देखो नेचर के अंदर बहुत सी प्रोसेसेस चलती है, साइंटिफिक प्रोसेसेस, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है, और उस प्रोसेस का नेम क्या है? फोटोसिंथेसिस। हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये कमाल की, वंडरस से कमाल की एक प्रोसेस है। इसके अंडर ये ग्रासेस क्या करती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है। साइंटिस्ट वॉर्न दैट, लेकिन साइंटिस्ट ये वॉर्न करते हैं, ये चेतावनी देते हैं दैट फर्दर मीन्स और ज्यादा, डिप्लीशन मीन्स लॉस इन द ओजोन लेयर, क्योंकि हमें पता है कि O3 जो ओजोन लेयर है उसमें लॉस हो रहा है CFC की वजह से। तो अगर इस ओजोन लेयर में और ज्यादा नुकसान हुआ, डिप्लीशन हुआ, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फिटोप्लैंक्टन। तो ये फिटोप्लैंक्टन जो ग्रासेस है उनकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि उसको लाइट चाहिए, और जब ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो UV लाइट आएगी जो उस ग्रासेस की एक्टिविटीज को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगी। तो साइंटिस्ट ऐसा वार्न कर रहे हैं, विच इन टर्न, जो कि बदले में क्या करेगी? विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स। अब जब ग्रासेस ही अफेक्ट हो जाएगी, मान लो कि ग्रासेस बनना ही बंद हो जाए, तो छोटी मछली क्या खाएगी? बड़ी मछली क्या खाएगी? उससे बड़ी मछली क्या खाएगी? तो पूरी तरह से जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मरीन लाइफ, जितने भी मरीन एनिमल्स हैं उस समुद्र के अंदर, वो उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, उस एरिया के जो बर्ड्स जैसे सीगल है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और पूरी पृथ्वी का कार्बन साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ बात समझो, पता है CO2 चाहिए ऑक्सीजन बनाने के लिए, पेड़ पौधों को CO2 मिलेगा + H2O, तभी तो ऑक्सीजन बनेगी। तो कहने का मतलब जब समुद्र की ग्रासेस ऑक्सीजन बना रही है तो कार्बन को तो एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन बनाना ही बंद कर दे, इनकी एक्टिविटी पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाए, तो कार्बन को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। और पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्र से आती है, इन्हीं समुद्री प्लांट्स और ग्रासेस से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनती है।
सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी अगर डिस्टर्ब हो गई तो पृथ्वी पर कार्बन साइकिल पूरी तरह से ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी कहने का मतलब। तो एक छोटे से चेंज की वजह से कितना बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। इन द पैराबल ऑफ द फिटोप्लैंक्टन, फिटोप्लैंक्टन के पैराबल के अंदर, पैराबल मींस दृष्टांत, अगर इस फिटोप्लैंक्टन को एक दृष्टांत, एक कहानी के फॉर्म में हम समझें तो इसके अंदर देयर इज अ ग्रेट मेटाफर, एक बहुत ही बड़ा मेटाफर यूज किया है एग्जिस्टेंस के लिए, यानी एक रूपक, कहने का मतलब फिगरेटिव टर्म, एक फिगरेटिव टर्म यूज किया है यहाँ पर, वो अलंकारिक वे में एक टर्म यूज किया। वो टर्म क्या है? टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। कि आपको करना क्या है? बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लो, एंड द बिग थिंग्स, और बड़ी बड़ी चीजें, विल फॉल इनटू प्लेस। फॉल इनटू प्लेस का मतलब अपने अपने प्लेस में आ जाएगी, इसका मतलब ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ग्लेशियर्स को कैसे रोकना है? तो ग्लेशियर्स को किसी शीट से कवर करने से वो नहीं रुकने वाले। कैसे रोकें? सिंपल सा तरीका है, छोटा सा काम करना है, CFC इसको कंट्रोल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। CO2 इसको कंट्रोल कर लो, ग्लोबल वार्मिंग भी जो इतना बड़ा इफेक्ट है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो छोटी सी चीज इंसानों के हाथ में है, इंसानों ने अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सा सुधार लिया तो बड़े लेवल पर जो इतने खतरनाक जो आपको परिणाम देखने को मिलते हैं, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस जो देखने को मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिकली ही सही हो जाएगा, राइट, एवरीथिंग विल बी गुड। तो इस तरह से इस बात को समझना है कि इंसानों की एक्टिविटी ही सब कुछ डिस्टर्ब कर रही है, और हमारी एक्टिविटीज को हम छोटे लेवल पर ठीक करेंगे तो बड़े लेवल पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लास्ट पार्ट जो है वॉक ऑन दी ओशियन, जो भी हमने फोटो देखी थी, समुद्र के ऊपर हमारी वॉक। तो लास्ट में क्या होता है? समुद्र के ऊपर चलने का मतलब है फ्रोजन समुद्र जो जमा हुआ है उसके ऊपर की बात हो रही है। चलो देखते हैं क्या है। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। तिशानी दोषी कह रही है कि मेरा जो अंटार्कटिक का एक्सपीरियंस था फुल ऑफ सच एपिफेनीज, ऐसी एपिफेनीज से भरा हुआ था। एपिफेनीज क्या होता है? ये मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इमोशन वाली मेमोरीज, यानी जब हम घूमने जाते हैं तो कोई ऐसा नज़ारा देखा हो जिसको देख के बस मन में वो छप गया हो कि वाह क्या चीज़ देख ली, तो दैट इज एपिफेनी, द स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो मेरी पूरी जर्नी ऐसे इमोशन से भरी हुई थी। सब कुछ जो मैंने देखा, फर्स्ट डे जब मैंने अपना पैर रखा वहाँ पर, तब से लेकर लास्ट तक मैंने बहुत कुछ एंजॉय किया। 2 वीक्स वहाँ पर रहे, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लेकिन उसके अंदर द बेस्ट अकर्ड, उनमें से सबसे बेस्ट मेमोरी जो अकर्ड हुई, अकर्ड मीन्स हैपेंस जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल। वो अंटार्कटिक सर्कल से हम ज़्यादा दूर नहीं थे, उसके शॉर्ट नज़दीक थे, तब हुआ। वापस से देखते हैं, ये पृथ्वी का ये नीचे वाला पॉइंट है सेंटर, दिस इज द साउथर्न कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। यहाँ से हम बिल्कुल शॉर्ट, यहीं कहीं नज़दीक थे, यहाँ कहीं भी हो सकता है, ज़्यादा दूर नहीं थे, कहने का मतलब सर्कल के पास में थे। ओके, कितने पॉइंट पर? 65.55 डिग्रीज पर। हम इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं कि लोकेशन कहाँ है। साउथ से 65.55 डिग्रीज लोकेशन पर हम थे। द शोकेस्की हैड मैनेज टू वेज, हमारा जो शोकेस्की, एकेडमिक शोकेस्की शिप है, हैड मैनेज टू वेज, इसने मैनेज कर लिया समहाउ टू वेज, वेज मीन्स टू एंटर हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस। थिक मतलब मोटी, ओके, वाइट स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब फैली हुई, आइस, आइस फैली हुई थी दूर दूर तक, मोटी परत फैली हुई थी, उसके अंदर शिप चला गया। ओके, द पेनिसुला एंड द टैडपोल आइलैंड्स व्हिच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। अब देखो सिंपल सी बात है, कैसे इसको समझना है। देखो 2 कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, एक कॉन्टिनेंट ये रहा, एक कॉन्टिनेंट, सॉरी कॉन्टिनेंट नहीं, आइलैंड, ये 2 आइलैंड, एक तो आइलैंड है जो पेनिसुला है, दूसरा कौन सा है? टैडपोल आइलैंड। इन दोनों के बीच में समुद्र जो है वो फ्रोजन है, जमा हुआ है। तो शिप क्या करते हैं? इसके अंदर एंटर कर जाते हैं और रास्ता तोड़ते हुए आगे निकलते हैं। तो हमारा जो शिप है इसके अंदर एंटर तो कर गया, लेकिन आगे चलकर दिस आइस शीट ये क्या कर रही थी? प्रिवेंटिंग अस, हमें रोक रही थी फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, आगे जाने से। द कैप्टन डिसाइडेड, इसीलिए हमारे कैप्टन ने ऐसा डिसाइड किया, वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, हम यहाँ से मुड़ेंगे एंड हेड बैक नॉर्थ, और सीधा नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम ये करें, इससे पहले कि हम नॉर्थ साइड में जाएं, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सभी को ये इंस्ट्रक्शन मिली टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, कि हमें क्लाइम डाउन करना है। क्लाइम अप ऊपर चढ़ना, क्लाइम डाउन नीचे उतरना, हमें नीचे उतरना है गैंग प्लैंक से। गैंग प्लैंक क्या होता है? एक रस्सियों से बनी हुई सीढ़ी भी होती है, और गैंग प्लैंक शिप से बर्फ पर, ये आइस शीट है, इस पर जाने के लिए बीच में एक लकड़ी का कोई तख्ता या एक पट्टी लगानी पड़ती है, दैट इज नोन एज गैंग प्लैंक। तो क्या करना है? गैंग प्लैंक से हमें नीचे उतरना है एंड वॉक ऑन द ओशन, और समुद्र के ऊपर चलना है। तो हमारे कैप्टन ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि हम नीचे उतरो, सब आइस पर चलेंगे। ओके, सो देयर वी वर, तो हम फाइनली हम वहीं थे, हम पहुंच गए। ऑल 52 आवर्स, कितने? 52 के 52 लोग। तो कितना लोग थे वहाँ बच्चों के समेत? 52 लोग थे। किटेड आउट, और हम बाहर कैसे निकले? किटेड आउट मतलब किट पहने हुए,
हर चीज़ की किट होती है, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं तो किट होती है, क्रिकेट की किट होती है। तो वैसे ही अगर आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो आपको एक पर्टिकुलर एक सूट या किट पहननी पड़ती है। तो वी वर ऑल किटेड आउट, अपने प्रॉपर सूट्स के अंदर हम बाहर निकले इन गोरटेक्स। गोरटेक्स जो है एक ब्रांड है, इट्स अ ब्रांड नेम जो इस तरह के कपड़े बनाता है जो ऐसी ठंडी जगहों पर पहनने के काम आते हैं। तो गोरटेक्स के अंदर यानी सूट के अंदर हमने इसके अंदर हम किटेड आउट थे, वेल ड्रेस थे, बाहर निकले। ग्लेयर्स, हमने वो ग्लेयर्स चश्मे पहने हैं जो सूरज की रोशनी को बर्फ पर टकरा के जो हमारी आंखों में गिरती है, डैमेज करती है, हर्ट करती है, और वहाँ की ठंडी हवा आंखों को यानी ड्राई हवा आंखों को जो है सुखा देती है, क्योंकि आंखें जो है वो मॉइस्चर होना चाहिए आंखों के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ग्लेयर्स हमने पहने हुए थे, कहने का मतलब प्रॉपर हमने सब कुछ पहना हुआ था। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस एंड फाइनली हम एक स्टार्क का मतलब होता है प्योर व्हाइटनेस के ऊपर, जो बर्फ थी बिल्कुल व्हाइट थी, उसके ऊपर चल रहे थे। दैट सीम टू स्प्रेड, और जिसको देखकर सीम लग रहा था कि ये स्प्रेड फैली हुई है आउट फॉर एवर मतलब जहां तक देखे नजर दौड़ती है वहां तक वही दिख रही है, हमेशा के लिए, दूर दूर तक हर जगह पर यही बर्फ फैली हुई है, ऐसा लग रहा था उसको देखकर। ओके, अंडरनीथ आवर फीट, और उसके बाद क्या, हमारे पैरों के नीचे वॉज अ मीटर थिक आइस पैक। जहां चल रहे थे हम चल रहे हैं, हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी आइस की परत है। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर। उनके नीचे यानी 1 मीटर थिक आइस शीट के नीचे 180 मीटर तक डेप्थ तक वहां पर क्या था, लिविंग, जिंदा, ब्रीदिंग, सांस लेता हुआ सॉल्ट वाटर था। इसका मतलब उसमें जो जीव थे वो जिंदा थे, कहने का मतलब लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी हमारे पैरों के नीचे। इन द पेरिफेरी इज द बाउंड्री लाइन, और जहां जिस आइस के ऊपर ये चल रहे हैं उसकी जो बाउंड्री लाइन है, जहां से समुद्र मिलता है लिक्विड फॉर्म में, ये जमा हुआ है, ये लिक्विड फॉर्म है। तो जो क्रैब ईटर, केकड़े खाने वाले जो सील मछलियां होती है, वो समुद्र से निकल के बर्फ पर आती है, रेस्ट करती है, फिर चली जाती है। ओके, तो पेरिफेरी क्रैब ईटर सील्स वर स्ट्रेचिंग, वो वहां पर स्ट्रेचिंग कर रही थी। स्ट्रेचिंग का मतलब अंगड़ाई लेना भी होता है, लेकिन स्ट्रेचिंग का मतलब पड़े रहना, तो वहां पड़ी हुई थी। एंड समिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब फैले हुए रहना सूरज के नीचे। एंड सनिंग देमसेल्व्स, सनिंग का मतलब टू हैव सन बाथ, सूरज, धूप सेक रही थी। ऑन आइस फ्लोज, आइस के उन फ्लोज के ऊपर जो पानी के अंदर बहते रहते हैं। मच लाइक, बिल्कुल वैसे जैसे स्ट्रे डॉग्स गली के कुत्ते, दैट मीन्स आवारा कुत्ते, जैसे आवारा डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बैनियन ट्री, जैसे बैनियन बरगद के पेड़ के नीचे गर्मियों में कुत्ते पड़े रहते हैं छाया के अंदर, वैसे ही ये मछलियां धूप के अंदर बर्फ के फ्लोज के ऊपर पड़ी हुई थी। क्योंकि ये पता ही है, मछलियां उनको कहते तो है, लेकिन ये समुद्र के अंदर नहीं रह सकती, सांस नहीं ले सकती, सांस रोक के काफ़ी देर तक रह सकती है, लेकिन बाहर आना पड़ता है। तो गर्म खून की, वार्म ब्लड वाले ये क्रीचर है, तो इनको वार्मथ चाहिए, इसलिए सूरज के सामने पड़े रहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मगरमच्छ करता है। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन। नाउ दिस जर्नी वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन, ये रिविलेशन से कम नहीं थी। ये जर्नी मेरे लिए बहुत बड़ा एक रिविलेशन था, जिसमें दिमाग के कपाट खुल जाए, ऐसा था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, जिससे पता चला मुझे कि इस पृथ्वी पर हर एक चीज इंडीड, वास्तव में, फॉर श्योर आपस में कनेक्टेड है। मैं कहूं कि मैं यहाँ पर अगर एसी यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अगर पोल्यूशन कर रहा हूँ, इससे कहीं पर किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन नहीं, ये जर्नी मुझे रिवील करने पर मजबूर कर देती है। मुझे रिविलेशन मिला, इससे नॉलेज मिला कि अगर मेरी ह्यूमन की एक्टिविटीज यहाँ कुछ हो रही है तो इसके बैड रिजल्ट साउथ कॉन्टिनेंट पर दिख रहे हैं, और वहां पर अगर लाइफ डिस्टर्ब हुई तो इंसानों की लाइफ अल्टीमेटली डिस्टर्ब हो ही जाएगी। तो ये बात मुझे वहां से सीखने को मिली। तो लास्ट अब पार्ट जब हमारे पास आ रहा है, दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस द होल स्टोरी। सो लेट्स डू इट। सो फाइनली द 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन्स क्रॉस करने के बाद, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करने के बाद, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, पानी की 3 बॉडीज क्रॉस करने के बाद, एंड मैनी इकोस्फेयर्स, और बहुत सारे इकोस्फेयर्स क्रॉस करने के बाद, आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग, मैं अभी भी सोच रही थी, मैं वॉन्डर कर रही थी, हैरान हो रही थी अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले, कि ये ब्यूटी ऑफ बैलेंस किस तरह से प्ले में है। व्हाट इज ब्यूटी ऑफ बैलेंस? ब्यूटी ऑफ बैलेंस है कि इस दुनिया में जो ब्यूटी है वो सब बैलेंस में है। अगर हम देखें इसको एग्जाम्पल के थ्रू, ये सूरज है, अगर हम देखें कि अर्थ जो है यहाँ पर है, ये अर्थ है, ये ना तो बहुत नज़दीक है सूरज के, ना ही बहुत दूर है। नज़दीक होती तो लाइफ पॉसिबल नहीं थी, गर्म होता, दूर होता तो ये फ्रोजन होता, लाइफ पॉसिबल नहीं थी। एग्जैक्ट लोकेशन पर, सही जगह पर है, सही जगह पर थी, तभी तो यहाँ पर क्या हुआ, H2O, पानी अपनी शेप में आ गया। पानी तो मून के ऊपर भी है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो होता है, वहां पर भी है। इसके बाद वाले जो नेपच्यून टाइप के जो ग्रह, वहां पे तो पूरा समुद्र जमा हुआ है बर्फ के अंदर, पानी और भी जगह पर है, लेकिन पृथ्वी पर एकदम एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर था, जिसके अंदर क्या हुआ, H2O फॉर्म, लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गया। उसके अलावा हम देखते हैं हमारी ग्रेविटी, जी फोर्स,
वो भी एकदम लिमिटेड, एकदम एग्जैक्ट। तो पृथ्वी पर हमें पता है कि हमारी जो ग्रेविटी है वो प्लायन वेग जो होता है, जिससे कि पृथ्वी से बाहर चला जाता है कोई, ग्रेविटी उससे ज़्यादा है, इसीलिए पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर टिका हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसीलिए लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट कर पाई, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। तो कहने का मतलब पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, वो ब्यूटी और बैलेंस है, यानी ब्यूटी एकदम बैलेंस के अंदर है। नेचर सब चीज़ को बैलेंस करके रखती है, और वो बैलेंस ब्यूटी जो है वो इन प्ले के अंदर है, काम भी कर रही है, सब कुछ चल रहा है, लाइफ चल रही है ना, जनरेशन चल रही है, लेकिन कितने ब्यूटीफुली एंड बैलेंस वे में चल रही है। जब मैं ये देखती हूँ और सोचती हूँ तो हैरान होती हूँ। ऐसा बोला ऑन अ प्लैनेट हाउ वुड इट बी, और फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हाउ वुड इट बी, ये कैसा होगा, क्या कैसा होगा, इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, अगर अंटार्कटिका जैसे ये पहले हुआ करता था 650 मिलियन ईयर्स अगो, अगर वैसा ही वापस ये एक गर्म जगह बन जाए, दैट इट वंस यूज्ड टू बी, जैसे ये हुआ करती थी, तो क्या होगा, विल वी बी अराउंड टू सी इट, तो क्या हम इस धरती पर अराउंड यहीं कहीं होंगे ये देखने के लिए, क्या हम यहीं होंगे इस धरती पर, और वुड वी हैव गॉन, और या फिर हम जा चुके होंगे द वे ऑफ द डायनासोर्स, उस रास्ते से जिससे डायनासोर्स कभी गए थे, मैमन्स जो बड़े वाले हाथी थे वो गए थे, एंड वूली राइनोस, और जो वूली राइनोस थे वो गए थे। कौन सा रास्ता है जिससे वो गए थे, एक्सटिंक्शन का रास्ता, विलुप्त होने का रास्ता। तो क्या ये देखने के लिए हम रहेंगे, या इंसान भी तब तक विलुप्त हो चुके होंगे, दिस इज द क्वेश्चन। हु इज टू से, कौन कह सकता है, किसी कोई नहीं कह सकता। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन 2 वीक्स बिताने के बाद किसके साथ, बंच ऑफ टीनेजर्स, यानी 3 बच्चों के एक बंच के साथ, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, वो बच्चे जिनके अंदर अभी भी आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म क्या होता है, आदर्शवाद, यानी जब वो आदर्श रखते हैं अपने अंदर, पृथ्वी को माँ के जैसे मानते हो, पृथ्वी को बचाने की बात करते हो। बड़े लोग नहीं करते ऐसी बातें, है ना, कॉलेज वाले बच्चे ऐसी बात नहीं करेंगे। ये बच्चे जिनके अंदर अभी भी आइडियलिज्म है, टू सेव द वर्ल्ड, और आइडियलिज्म किसको लेकर, दुनिया को बचाने की, इनमें अभी भी संस्कार है। ऑल आई कैन से, तो जब इन बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ मैंने 2 वीक्स बिताए, तो मैं तो ये कह सकती हूँ, व्हाट ऑल आई कैन से इज दैट, मैं इतना कह सकती हूँ, दैट लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि मिलियन ईयर्स टाइम ड्यूरेशन में बहुत कुछ हो सकता है। कितना कुछ हुआ डायनासोर, यानी 650 मिलियन ईयर से लेकर प्रेजेंट टाइम तो कितना चेंज हो गया। मिलियन ईयर्स में तो बहुत सारी चीजें लाइक कैन टेक प्लेस, बहुत सी चीजें हो सकती है। व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन यही सरप्राइजिंग बात है कि भला एक दिन क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क सरप्राइज शो करता है कि एक दिन में क्या ही हो सकता है। तो अगर हम इसको देखें पॉजिटिव वे में तो बहुत कुछ हो सकता है, एक दिन में ना सही, लेकिन एक दिन में हम डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अब पृथ्वी को बचाने का काम करना है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे कि पृथ्वी खराब हो। अगर मैं ऐसा आज करता हूं तो भले ही इसके रिजल्ट आज देखने को ना मिले, लेकिन फ्यूचर के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। फ्यूचर में पृथ्वी जो है सेफ हो जाएगी। तो कहने का मतलब लास्ट लाइन जो यहाँ पर है दी हुई, यहाँ पर ये कही क्यों है राइटर ने, इसलिए कही है कि मिलियन ईयर्स में तो बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं, एक दिन में क्या ही हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्टली बात यही है कि अगर हम आज डिसाइड करें तो फ्यूचर टाइम के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, और अगर आज हमने नहीं किया तो फ्यूचर में भी कुछ नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये चैप्टर तिशानी दोषी ने लिखा, ये स्टोरी एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट जो कि बात करता है कि हमें नेचर के लिए थोड़ा मोडेस्ट या काइंड हार्ट रहना होगा, नेचर को स्पॉइल नहीं करना है, नेचर को बचा के रखना है, इसको सेफ रखना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो फ्यूचर जनरेशन सेफ रहेंगी, हमारा फ्यूचर साफ सुथरा अच्छा होगा। तो कुल मिला के नेचर के ऊपर चैप्टर ये लिखा हुआ, नेचर को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब मिस्टर कुमार क्लास चैनल। थैंक यू।